देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो देह का इलाज करते करते देश का इलाज करने लगे। काला धन वापसी का आंदोलन चलाया, लेकिन दाल कम खाने की सलाह देते रहे। अन्ना से मोदी तक सब इनके करीबी हैं। स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन नूडल्स के बाजार में खड़े हैं। जानेंगे आखिर ये कौन से आसन हैं। हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव। प्रणाम दीवान। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जो योग करता है उसका राजयोग अच्छा होता है। योग करेगा, उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा। मात्र कानून बनाने से काला धन नहीं आएगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। बरसों पहले रामकृष्ण यादव और आज रामदेव। देश के बड़े योग गुरु बाबा रामदेव। उम्र 48 साल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्म। योग को घर घर तक पहुंचाया। बचपन में ही शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की तस्वीरें देखकर रामदेव क्रांतिकारी बनने की सोचा करते थे। किसे पता था कि रामदेव एक दिन देश में योग की क्रांति लाएंगे। बाबा रामदेव ने भारतीय योग पद्धति को नई दिशा दी। घर घर में योग जा पहुंचा और उसके साथ ही बाबा रामदेव का नाम भी। धीरे धीरे बाबा रामदेव योग गुरु से सेलिब्रिटी बन गए। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दिखने लगे। योग सिखाने के साथ साथ राजनीति का पाठ भी नेताओं को देने लगे। यूपीए 1 और 2 ने जो घोटालों का, काले धन का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है, उससे भारत शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने। साल 2011 में रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने जब जन लोकपाल के लिए दिल्ली में आंदोलन किया तो बाबा रामदेव भी अन्ना के मंच पर खड़े दिखे। यूपीए सरकार का सीधे विरोध करने पर बाबा रामदेव तमाम मुश्किलों में भी घिरे, लेकिन डटे रहे और फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के मिशन में जुट गए। स्थायी और मजबूत सरकार केवल मोदी ही दे सकते हैं और कोई दूसरा विकल्प इस समय नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए। ये तो बहुत पुराने आपके चित्र देखे, ताजा चित्र हैं, एक बार वो देख लेते हैं। बाबा इधर भी। कहाँ बाबा दिखाई देते थे फल खाते हुए, अब आप नूडल्स खाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग इस देश में ज्यादा खाकर के बीमार हैं, कुछ लोग खाना न मिलने से लाचार हैं। मैं तो सहज रहता हूँ, न कम खाओ और जो गम आए तो सहज जाओ। छलांग आपने बहुत लगाई। आप कहाँ इंस्टेंट योगा सिखाते थे कि ऐसे ऐसे नाखून रगड़ो और बाल जो हैं गिरने कम हो जाएंगे। वहाँ से आप आए सीधा इंस्टेंट योगा से इंस्टेंट नूडल बाबा रामदेव। पर वो कह रहे हैं लाइसेंस नहीं है आपके पास। अभी लाइसेंस की कॉपी मैं लेकर के नहीं आया, आपको वैसे भेजी भी है सब मीडिया वालों को। हमने FSSAI से बनाने का, बेचने का सब लाइसेंस लिया हुआ है। पहले तो योग प्रचार था, उसके बाद दवाइयाँ आ गईं, सौंदर्य प्रसाधन आ गए, अब नूडल, पास्ता ये सब आ गया है। तो इस सब को आप कैसे चला रहे हैं? यानी बिना मैनेजमेंट की डिग्री के आप ये पूरा का पूरा जो आपका साम्राज्य है, इसको किस तरीके से चलाते हैं, कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं? देखिए, हमारे पास में मैनेजमेंट स्किल वाले बहुत सामान्य लोग हैं जो कि सारी चीज़ों को प्रॉपर, जो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस होते हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। हमारे पास में 50 लाख रुपए ईयरली से ज़्यादा पैकेज वाला कोई आदमी नहीं है। बहुत साधारण लोग हैं और वो असाधारण तरीके से इस काम को करते हैं, क्योंकि सब सहज योगी हैं, सब रिलैक्स होकर के काम करते हैं। कोई बोझ नहीं है किसी का। सब अपना एक परिवार मान करके और इसको अपना कर्तव्य और धर्म मान करके इस काम को करते हैं। कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए इस काम को कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो MNCs ज़्यादातर बेसलेस और फेसलेस हैं, अब उनको परेशानी हो रही है कि अब इस बाबा को टक्कर कैसे देंगे। और अभी 2000 करोड़ से घबराए हुए हैं। जब 5000 करोड़ का से ज़्यादा का आंकड़ा होगा, तब शायद हो सकता है बहुतों का शीर्षासन हो जाए, फिर उनको कपालभाति अनुलोम विलोम करवाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है, उनका आयुष है
35,000 करोड़ का उन लोग धंधा करते हैं। आप 5,000 करोड़ पर पहुंच जाएंगे इस बार। 150% आपकी ग्रोथ है। 93% कह रहे हैं कि बालकृष्ण जी का है। बाकी फैमिली है जिन्होंने आपको स्कॉटलैंड से मदद की, पोद्दार, उनका है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपके भाई का है। कहाँ जाता है पैसा, किसको मिलता है पैसा, किसका है पैसा? देखिए, जहाँ तक आप भाई की बात कर रहे हैं, उसके पास तो 0.015% कितना होता है, वो खाली उतने लोग चाहिए कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, उसके लिए वो एक व्यवस्था है। ना ये प्रॉपर्टी किसी भाई की है, ना बहन की है, ना ये आचार्य बालकृष्ण की है, ये सब देश का है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, इसमें कोई ब्लैक मनी नहीं है, पूरा का पूरा व्हाइट मनी है। करीब 70 करोड़ रुपए कर्ज लिया, व्यक्तिगत लोन जिसको बोलते हैं, आचार्य बालकृष्ण जी ने। फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल हमने लिया, करीब 500 करोड़ रुपए हमने लोन लिया, और अब वो सारा का सारा पैसा हमने बाइज्जत उनको वापस लौटा दिया। सुनीता पोद्दार जी से लिया था, उनको लौटा दिया है, बैंक से लिया था, उनको लौटा दिया, डेट फ्री कर दिया अब इसको। अब इससे जो इनकम होगा वो थोड़ा बहुत इसके लिए विस्तार के लिए लगेगा, बहुत थोड़ा सा। बाकी जो भी इससे इनकम होगा वो सेवा के लिए लगेगा। और सारा काम हमारा ट्रांसपेरेंट है। हमारे ऊपर तो हजारों प्रकार की तो जांचें हो चुकी हैं। अब तो कांग्रेस ने हमारी प्रामाणिकता को सर्टिफाइड कर दिया। अब आंख बूंद करके लोग पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बोले घी है पतंजलि का, प्योर होगा, आटा है प्योर होगा, दाल है प्योर। आपको पता है कितनी डिमांड है? 500 टन आटा की रोज डिमांड है। जो आप नूडल की बात कर रहे हो, इसकी भी 300 से 500 टन की रोज की डिमांड है। आप इसको फुलफिल कैसे करेंगे, इसके लिए अब सोचना पड़ रहा है। मुझे आप पहचान में नहीं आ रहे। मैंने जब आपसे पिछली बार बात की थी, आप आसनों के लाभ बता रहे थे। अब आप जो बता रहे हैं, मुझे वो रामदेव कहीं खो गए जैसा लगता है। पर आपसे अगला सवाल है, बोलिए। अभी भी दिवांग, अभी कोलकाता में 5 दिन का शिविर करके आया हूँ। पूरे देश में मेरे शिविर चालू है, सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। पर उसमें भी आप कहते रहते होंगे कि आटा नूडल्स खाओ, मैगी बेकार है। आटा मैं इतना कहता हूँ, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। क्या आपको कभी इस बात पे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलती हुई कि आप गुरु से एक सेल्समैन की भूमिका में आ गए? गुरु जो है अपने ज्ञान के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो वो भी तो सेल्समैन है। तो मैं योग का भी सेल्समैन हूँ, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूँ, मैं अपने कार्य से क्षत्रिय हूँ, प्रबंधन से वैश्य हूँ, सेवा से शूद्र हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई अफसोस की बात थोड़ी है, तो गौरव की बात है कि एक सन्यासी अपने लिए कुछ ना चाहता हुआ जमीन पर सोता हूँ। चेस्टिंग ऑपरेशन करके देख लो। इस देश के लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी बनाया है, इस देश के लोगों ने मुझे योगी बनाया है। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में देहाती लोगों के बीच में, जिनको बहुत से लोग तो उनको अपने पास में नहीं बैठने दिया करते थे, वहां से आया हूँ। आपका जो सामान होता है वो सस्ता होता है। जैसे आप केश कांति बनाते हैं, वो 110 रुपये का है आपका। हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले वही चीज़ 325 रुपये। उसके साथ साथ जब आप बेचते हैं उसको, तो आप ज्ञान देते हैं। आप कहते हैं बाहर की MNCs का खरीदोगे टूथपेस्ट तो उसमें हड्डियों का चूरा होता है, हमारा ले जाओ इसमें पेड़ की छाल होती है। क्या ये भी स्ट्रैटेजी में है आपकी कि इस तरीके से आगे बढ़ना है? MNCs कोई सामान बेचती हैं तो हमारी माँ बहन बेटियों के आधे कपड़े उतरवा देती हैं, और देश के तो पूरे उतरवा देती हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम किसी भी माँ बहन बेटी को अर्धनग्न अवस्था में नहीं लेकर के आएंगे। हम किसी भी सेलिब्रिटी को ला करके और झूठ बोल करके, सपना दिखा करके लोगों के भीतर एक तरह से कृत्रिम भूख जगा करके, लोगों में कृत्रिम खुशी कि एक चारों तरफ से गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और बीच में से एक अर्धनग्न महिला को उतारा, ओ कोमल सी त्वचा का एहसास, ऐसा हम करके कुछ नहीं। आप हमारी अभी भी करीब जो है 100 टन जो है अलग अलग प्रकार के हर्बल जो है बॉडी क्लींजर्स हम देते हैं, लेकिन कोई अर्धनग्न महिला नहीं आती है। च्यवनप्राश से ये अचानक नूडल्स पास्ता तक, तो आप पश्चिमी संस्कृति को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? हमने उनके जितने भी पाश्चात्य जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बना रहे थे। जितने भी बिस्किट हैं वो मैदा से, हमने 100% आटा यूज किया है। हमारा दावा है 100% आटा, 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांसफैट। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो इंस्टेंट फूड में एक नया रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। अब देखो, ये मैदा का बना रहे थे मैगी, हमने आटा का लिया। तो लेकिन पश्चिमी खाद्य पदार्थ तो हैं, भारतीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के बजाय आप पश्चिमी खाद्य पदार्थों को, ये जो है ना, ये असहिष्णुता है आपकी। इस असहिष्णुता से बचिए। आजकल देश में ऐसे ही असहिष्णुता पर बड़े प्रश्न आ रहे हैं।
आप जो है इतने सहिष्णु होइए कि यदि कोई विदेशी चीज आपके सामने है उसका स्वदेशी विकल्प क्या हो सकता है। आजकल एक व्हाट्सएप पर चला हुआ बड़ा मैसेज, बोलो पहले अर्धनगर लड़कियां का जो है प्रोडक्ट बेचती थी, आजकल एक अर्धनगर बाबा प्रोडक्ट बेच रहा है। तो मैं आपकी जो बात से लग रहा है कि आपका उसमें कुछ नहीं है। कंट्रोल कौन करता है? आपको कुछ करना है नहीं करना है ये तय कौन करता है? ऐसा तो नहीं है बाबा कि ये कुछ पैसे वाले लोग हैं जो आपको मुखौटा लगा के बाबा का चल रहे हैं आगे? दिव्यांग भाई देखो गलत बात नहीं करो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है गलत मैसेज चला जाएगा। ये राजनीतिक पार्टियों में चलता होगा मुखौटा मुखौटा, हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। देखो जैसे हमारा 10,000 करोड़ का आगे का प्लान है एजुकेशन के ऊपर खर्च करने का, तो उसमें जरूर मुझे लगता है कि 1,000-2,000 करोड़ मैं 1-2 लोगों से ले लूँगा मैं। लेकिन पतंजलि आयुर्वेद में बहुत लोगों ने, हमारे यहाँ पर करीब 7-8 दिन तक तो हिंदुजा वहीं पर थे पतंजलि योगपीठ में, आज से करीब 10 साल पहले पार्टनरशिप करने के लिए। हमने नहीं किया। हमको क्या ये सच है दिव्यांग भाई, पहली बार मैं बोल रहा हूँ ये प्रेस में और मीडिया के अंदर कि देश के बहुत से उद्योगपतियों ने इसके लिए प्रपोजल्स दिए कि हम आपके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैंने कहा भैया हमारे साथ पार्टनरशिप आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको मुखौटा कहना गलत है, आप सब कुछ उसमें कंट्रोल करते हैं? मैं कंट्रोल करता हूं बिना किसी लीगल पावर के, स्पिरिचुअल पावर से। इस दुनिया से जाने से पहले तो बहुत दूर है वो, 50 साल तो कम से कम रहूंगा अभी मैं। आप जब बुढ़े हो जाएंगे ना तब दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आऊंगा आपके पास। तो जाने से पहले मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूं कि लोग संन्यास की परिभाषा, योग की परिभाषा, अध्यात्म की परिभाषा नए सिरे से करें कि एक योगी, एक सन्यासी अपने लिए कुछ ना चाह करके देश के लिए सब कुछ कर सकता है। जी, आपका एक और बयान है वो सुन लेते हैं। योग करता है उसका राजयोग अच्छा होता है। योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा। योग करने वाले के अच्छे दिन जरूर आएंगे, यह हमारा प्रामाणिक तौर पर वादा है। ये लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है आपके अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा मैं कह रहा हूं मोदी जी ने मुझे कहां प्रमोट किया, एक जगह बता दो। ये कह रहे हैं कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो अच्छी बात है। अरे विदेशों में तो ट्रस्ट को जो हमें डोनेशन दे रहा उसको और ऊपर से छूट देती है गवर्नमेंट। यहां तो उसमें भी दिक्कत है कि आपको 80% छूट मिलेगी, वहां लोगों को 100% गवर्नमेंट जो है छूट देती है टैक्स में। तो यदि टैक्स सारा काम सरकार कर लेगी क्या है, सरकार अच्छे से सरकार चला ले वही बहुत है। मैं तो कहता हूं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों को दे देनी चाहिए। यदि मुझे 2-4 कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है ना तो अभी तक मोदी के सरकार को और जो है देश में बहुत लोग एप्रिशिएट करते। प्राचीन भारत का इतिहास देख लीजिए, देश का पूरा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सड़क, शिशु, धन्वंतरी, पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ये सब ऋषि मुनि चलाते थे। मैं तो कहता हूँ हेल्थ और एजुकेशन की मुझे जिम्मेदारी दे दो, मैं बहुत अच्छा करूंगा और कोई घोटाला नहीं होने दूंगा और इस देश के अंदर उसको एक आंदोलन की तरह हम चला देंगे। चलिए 2 मिनिस्ट्री आपने मांग ली, पर एक और बयान है नहीं वो मैं मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा हूं, मैं तो कहता हूं इसको अच्छा करने के लिए हम और अच्छा कर सकते हैं। जी एक बयान है और सुन लेते हैं। कानून बनाए हैं, कार्रवाई की है, एसआईटी गठित की है, उसके बाद में भी जो है डेडलाइन थी वो तो चली गई। मात्र कानून बनाने से काला धन नहीं आएगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका ने साहस करके और अपना काला धन ले लिया ना, ऐसे करना पड़ेगा। इस पे आपके साथ थे राम जेठमलानी। लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं, राम जेठमलानी तो बहुत ही कड़ा बोल रहे हैं। बाबा रामदेव लग रहा है कि अब ये छोड़ के अपने बिजनेस में लग गए, इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस बारे में हमने मोर योग अपना लिया है, थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे। बोले क्या, बोलने लायक है ही नहीं। मतलब नहीं पता। आपने वादा किया था काला धन आएगा, इसलिए तो लाए तो नहीं ना। बोले क्या, अब लोग कहते बाबा बयान तो पहले भी बहुत देते थे, अब बयान क्यों ला के दो। अब ला नहीं सके तो मौन हो गए। जहां बोलना है वहां बोलते हैं। अब आपको बोलने से क्या फायदा, आप तो काला धन लाने वाले हैं नहीं। तो आदरणीय अमित शाह जी को बोलते हैं, जेटली जी को बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि भाई देखो
आपकी और हमारी सबकी साख बट्टे पर लगी है, जल्दी ले आओगे तो फायदा होगा, नहीं तो लोग कोसेंगे। पहले तो आप हर चीज बाहर बोलते थे, अब आपको ये ध्यान आ गया कि नहीं घर के अंदर ही बात होनी चाहिए, इनको नहीं बोलना चाहिए, ये थोड़ी लाएंगे। पहले तो आप हमें ही बोलते थे चाहिए ना, जहां जरूरी है वहां बोलना चाहिए। आप लोग पहले मेरा इंटरव्यू लेते थे तब क्या बोलते थे, बाबा बहुत बोलता है, अब कहते हैं बाबा कम बोलता है। तो मेरे को हद बता दो ना कितना बोलना है, बाउंड्री तय कर दो, लक्ष्मण रेखा खींच दो, उसको कभी अतिक्रमण नहीं करूंगा। बस इतना ही कहता हूं कि काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह सच है कि केवल देश ही में नहीं पूरी दुनिया में पैरेलल ब्लैक मनी की व्यवस्था है। और इस दुनिया में भूख का, कुपोषण का, हंगर, मेलन्यूट्रिशन और सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस का सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी एंड करप्शन। लेकिन अब बात यह, अब कहने का समय नहीं, एक्शन का है। अब एक्शन में हम थोड़े वीक हो गए। लोगों के साथ धोखा हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं धोखा हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने कहा है हम पाई पाई दिलाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप तो आंकड़ा बहुत बताते थे। अरे सब आंकड़ा तो अभी भी उतना ही है। कितना है आपका आंकड़ा? अब बढ़ गया है। आप कह रहे हैं कि इस सरकार के चलते आंकड़ा बढ़ गया है काले धन का। मैं पता नहीं, आप दिमाग जी आप मुझे मत फंसाइए, थोड़ा कृपा कीजिए मुझ पर। सरकार आपकी है, क्या आपने काला धन वापस लाने का आंदोलन छोड़ दिया, त्याग दिया है? कतई नहीं छोड़ा है। मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं, मोदी सरकार आने के बाद में पहली बार काला धन हमने कोई काल्पनिक मुद्दा नहीं बनाया था, वो इस देश की आत्मा से, अस्मिता से जुड़ा हुआ, इस देश के 80 करोड़ से ज़्यादा वो लोग जो आज भी पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन वंचितों, शोषितों का हित इससे जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को हम अंतिम श्वास तक छोड़ेंगे नहीं और मोदी जी से भी काला धन दिलवा करके ही दम लेंगे। मोदी जी को वक्त दिया हुआ है, उसके लिए छोड़ा नहीं है। रूपरेखा है आपकी? रूपरेखा पूरी है ना। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्ते थोड़ी ना खोल ले, इसके बाद भी तो हमारा आप जिंदा रहेंगे। देश के अंदर जो काला धन है उसका क्या, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करता है। दोनों की बात की मैंने हमेशा, इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी, और वो तो 90% है, बाहर जो गया वो तो 10% है। आदरणीय आडवाणी जी ने और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं ने मुझे लिख करके दिया हुआ है ब्लैक मनी के ऊपर, करप्शन के ऊपर और सिस्टम को चेंज करने, व्यवस्था परिवर्तन, मेरे 3 ही तो मुद्दे थे। और सबने माना है कि करीब 25 लाख करोड़ से लेकर के 100 लाख करोड़ बाहर गया है, बाकी यहां कितना रह गया? करीब 900 लाख करोड़। मैं तो कह रहा था 400 लाख करोड़ रुपए जो मैंने इनिशियल जो रिसर्च किया था उससे इतना पता लगा था। बाद में जैसे जैसे मैं डीप गया, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और ब्लैक मनी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, उसमें टैक्स आदि तो देना ही नहीं पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि काला धन अभी भी बढ़ता जा रहा है लगातार? नहीं, वो तो इकोनॉमी में है तो वो तो बढ़ेगा ना। 2 तरह का ब्लैक मनी है, एक वो ब्लैक मनी जो देश के साथ धोखा गद्दारी करके 125 करोड़ लोगों का हक मार करके जो लूटा है, घोटाले करके, स्कैम्स करके, करप्शन करके, वो एक वो काला धन है जो लोगों ने कमाया तो मेहनत करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, लेकिन उसमें टैक्स नहीं दिया। तो ये दोनों काले धन का, वैसे तो देखा जाए तो धन होता है, उसका उपयोग खराब और बुरा होता है, लेकिन ये जो ब्लैक मनी है वो डेंजरस नहीं है उतना। कमाल है, मतलब काले धन को भी आपने शीर्षासन करवा दिया, उसको भी आपने कह दिया कि नहीं ये काला धन है पर ये सफेद है। नहीं, ये काला धन देश के लिए डेंजर नहीं है। मतलब वो काला धन की 2 नेचर बताई मैंने। 2 तरह का काला धन है, वो तो आप ही जानते हो, इसमें मैं क्या बता रहा हूं, आप नहीं जानते हो। इस देश के कोई परचून की दुकान पर जाओ, जो पतंजलि के स्टोर छोड़ दीजिए, वहां तो 100% बिल मिलेगा आपको। बाकी एक जो गांव की दुकान उसके ऊपर जाओ, कितने % बिल मिलता है। आप एक लैंड खरीदने जाओ, आपने शायद मकान नहीं बनाया है, मकान बनाओगे तो पता लग जाएगा कितना रजिस्ट्री में ब्लैक का लगता है, कितना व्हाइट का लगता है, आपको भी पता लग जाएगा सारा। तो ये सारे काम होते हैं लैंड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, माइनिंग में, गोल्ड में, सब जगह ब्लैक मनी लगा हुआ है। रिटेल मार्केट में भी है, ये गवर्नमेंट भी जानती है। कोई बाबा नहीं बात थोड़ी कह रहा है, लेकिन मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, मुझे पता है। लोग ये जानना चाह रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ऐसी सरकार है जो आपने बनवाई, आप कह रहे हैं कागज भी आपके पास लिखा हुआ है, 15 लाख कब तक आएगा, आप क्या करोगे इसके लिए? कोई टाइम है आपके पास? देखिए, टाइम तो आदरणीय मोदी जी बताएंगे, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर अभी भी भरोसा है।
उनकी नीयत, उनकी नीतियों और उनके नेतृत्व पर आज भी मुझे शक नहीं है। और क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि ये आदमी जो कहता है उसको करता है, तो भरोसा करना चाहिए। भरोसे पर ही दुनिया कायम है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। अरे वो ऐसे बोल दिया होगा, वो मतलब वो काला धन लाए। कमजोर पड़ रहे हैं आप, लोग देख रहे हैं आपको। कितना ठाड़ा हूं, देखो मजबूत हूं। आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह के बयान मंत्रियों को, सांसदों को नहीं देने चाहिए बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आंतरिक बात। मैं कह रहा हूं बीजेपी वाले जो इस तरह से करे उनको पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोग। अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। जब ये हम पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, करीब 2 साल का गवर्नमेंट के पास टाइम। 2 साल तो जिंदे आदमी को धरती में गाड़ दें गवर्नमेंट वाले, जिंदे आदमी। हमको ये नहीं पता था किस क्या होता है, ये फ्रैंक किस क्या होता है। देखो ज्यादा अच्छा नेता कौन, अरविंद केजरीवाल या लालू यादव? पतंजलि ग्रुप और जो दिव्य योग फार्मेसी है, उस पे ताबड़तोड़ इंक्वायरीज का सिलसिला चला था और लगातार कई तरह के मुद्दों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर लगातार रिपोर्टिंग हुई थी। और ये आपने खुद भी कहा है, आरोप लगाए थे। जी, मैं ये कह रही हूं, और मीडिया वाले भी उसमें कुछ जो है बह गए बेचारे। हो सकता है अब एकदम से वो सारे मामले दब गए हैं और ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। चर्चा ये हो रही है कि आप शायद मोदी सरकार के राजनीतिक समर्थक हो गए, इसीलिए ये सारी जो पतंजलि पे तलवार लटकी थी वो हटा दी गई। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो एक बात ये बता देता हूं कि जब ये हम पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, करीब 2 साल का गवर्नमेंट के पास टाइम था। 2 साल तो जिंदे आदमी को धरती में गाड़ दें गवर्नमेंट वाले, जिंदे आदमी को। और कांग्रेस ने तो कितने लोगों को दफना दिया था, इसका इतिहास जानते हो आप सब लोग। बाबा रामदेव 2 साल तक उनसे लड़ता रहा और डबल सीबीआई की जांच का सामना करता रहा। 2 साल में ये कुछ नहीं कर पाए। अभी भी हमारे ऊपर जितने आरोप कांग्रेसियों ने लगाए थे, उसमें से किसी भी आरोप में हमको क्लीन चिट नहीं मिला है। हमने एक के बाद दूसरा जो उसका स्टेप होता है उसमें हम केस लड़ रहे हैं। हमने तो इसको कभी मीडिया में उछाला नहीं, तो हमको फेवर करना चाहिए। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमको फेवर करना चाहिए। जब हम गलत नहीं है, हम फेयर काम कर रहे हैं, तो हमको फेवर क्यों नहीं करें? लेकिन कर ही नहीं रहे। आपका तटस्थ योग रहना सही है मोदी के कार्यकाल और उनके सरकार को देख करके, या आपको लगता है कि ये सरकार में कई जगह वो खामियां हैं जहां बाबा को तटस्थ मुद्रा छोड़ करके सामने से आके बताने की जरूरत है? जब सिस्टम आपकी बात सुन रहा है तो सिस्टम के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। जब आदमी मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं, अमित शाह जी मेरी बात सुन रहे हैं, जेटली जी मेरी बात सुन रहे हैं, गडकरी जी मेरी बात सुन रहे हैं, राजनाथ जी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनके सामने अपनी बात रखता हूं। तो मैंने असहयोग आंदोलन नहीं कर रखा है। बड़े मुस्कुरा रहे दिवंग भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उनके सामने बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह देता हूं, वो मेरी बात सुन लेते हैं और रहता वही ढाक के 3 पाते, कुछ काम हो नहीं रहा। काला धन कुछ नहीं किया, लगातार बढ़ रहा है काला धन। तो ऐसी सुनवाई का फायदा क्या जब कुछ काम ना हो उस पर? आप सिर्फ सुनवाई पे ही खुश हैं? आप मेरे को ज्यादा क्यों कुदेर रहे हो इतना ज्यादा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। बाबा, आप चूंकि विश्वसनीय ऐसा बाबा की ये विश्वसनीयता है कि बाबा बेबाक बोलता है और अपने भीतर कुछ नहीं रखता है। लेकिन अब थोड़ा सा संकट है। वही मैं कह रहा हूं कि बाबा बेबाक बोलता है, लोग बेबाक बातों को सुन लेते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। अरे बाबा को जो करना, अब बाबा को पीएम है क्या? बाबा को मिनिस्टर है क्या? अरे हमने उनको मिनिस्टर बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ताकत लगाई, देश के लोगों ने भी लगाई, एक भरोसे के साथ लगाई। और अभी भी तो थोड़ा समय है ना, थोड़ा तो मौका देना चाहिए। कितनी देर और मौका देना चाहते हैं? कितना समय और? अब ये भी मुश्किल है, क्योंकि फिर आप फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाओगे कि बाबा अब तो आपने टाइम दिया था, अब क्या करोगे? अब जो है ये जो सरकार की लीला है, इस पर रामलीला कब शुरू होगी? अब ये सब चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे ज़्यादा संकट में मत डालिए। ये जो है राजनीतिक संकट है। तो ये जो राजधर्म है ना,
ओहो हो, ओम शांति शांति शांति। आपने अभी कहा कि सरकारें काम ठीक से नहीं कर पा रही, कुछ काम मुझे दे दिया जाता तो अच्छा। बीच में एक ऐसा फेज भी आया जब आपने प्रधानमंत्री बनने की बात भी की, तो क्या अगर ये सरकारें नहीं काम कर पाएंगी तो क्या आप वो काम भी अपने हाथ में लेने का कुछ कोशिश करेंगे? नहीं, मैंने पहले भी इस बारे में कहा था, हम एक अच्छी व्यवस्था देश में देखना चाहते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैंने कहा था ये मेरी भीषम प्रतिज्ञा है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, और मैं चाहता तो इसी सरकार में कम से कम 50 से 100 एमपी नई पार्टी बना करके मैं दे सकता था, और मैं चाहता तो जो है रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट को चला सकता था। दरअसल हमारे सारे ऋषि ऐसे ही करते थे जैसे मैं करता हूं, लेकिन बीच में हमारे इन बाबाओं ने बहुत से घोटाले करने शुरू कर दिए, इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगते हैं। बाबा ने पैर पूजा शुरू कर दी, अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। ज्यादातर इस समय जो बाबा हैं उनकी फोटो लगी मिलेगी, फोटो के ऊपर सब लोग घरों में माला लगी मिलेगी। मेरा भी एक आधा भक्त ऐसे काम करता है तो मैं कहता हूं ये क्या कर रखा है? बोले बाबा जी रोज आपकी पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं। मैंने कहा अपने माँ बाप की फोटो के ऊपर माला लगाइए। बोले वो तो अभी जिंदा है। मैंने कहा मुझे स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हो? आपने सुना होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो उन्हें बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या इस तरह के बयान, इनका जवाब एक दिया जाना चाहिए? देश में कानून व्यवस्था है, देश में सब है, इस तरह के बयान आ नहीं रहे हैं। ये मुझे एक राजनीतिक बयानबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती, और कम से कम इस देश के सभ्य नागरिकों को जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं, स्वस्थ चिंतन वाले बुद्धिजीवी हैं, उनको ऐसी बातें करके देश की छवि दुनिया में खराब नहीं करनी चाहिए। ये जो बयान आते हैं बड़े बड़े, उसमें मंत्री भी शामिल हैं, तुरंत पाकिस्तान भेज देते हैं लोगों को, जो भी हमारा विरोध करेगा वो पाकिस्तान जाए। क्या शीर्ष से इस तरह के बयान आने चाहिए? मंत्रियों से इस तरह के बयान ऐसे नहीं आने चाहिए। भारत में हमें सामाजिक समरसता, सहिष्णुता, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और हमारे बड़े सिद्धांत हैं। भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस और एकत्व, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, ये हमारे बच्चे बच्चे की जुबान पर, और हमने इस संस्कृति को जिया है और आज भी जी रहे। आप कहीं पर भी सड़क पे जाइए, कहां डर लगता है? मैं तो रोज सड़कों पर घूमता हूं, कहीं मुझे ऐसे असहिष्णुता दिखाई नहीं देती। तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है मोदी के खिलाफ। आज एक हिंदू के घर में पैदा हुआ, एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गए, तो भाई ये लोकतांत्रिक तरीके से बना हुआ प्रधानमंत्री है। इतने असहिष्णु मत बनो कि हर समय उसकी आलोचना करो। तो मुझे ऐसा लगता है जो कांग्रेसी माइंडसेट के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों को ना थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो, असहिष्णुता दरअसल उनमें आ गई। आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह के बयान मंत्रियों को, सांसदों को नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आंतरिक बात। मैं मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार प्रत्यक्ष रूप से मिला, 2 बार जब बैठते उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे सरकार की और देश की छवि खराब होती है, बहुत मन में पीड़ा होती है। ये मैं उस व्यक्ति की आंतरिक वेदना बता रहा हूं आपसे। तो मैंने उनसे एक बात तो मुस्कुरा करके कही, एक बात गंभीरता से कही। मुस्कुरा के तो मैंने ये कही, मैंने कहा मोदी जी मेरी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आएगा जिससे आप और आपकी सरकार कोई संकट में पड़े, किसी भी तरह से वैश्विक पटल पर आपको नीचा देखना पड़े। दूसरी बात, जो लोग ये कर रहे हैं उनको नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे वो भी परेशान रहते हैं, तो बाहर के लोगों का इस बारे में सवाल उठना, इस बारे में सोचना स्वाभाविक आपको नहीं लगता? आपको इसमें राजनीति क्यों नजर आती है? नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी वाले जो इस तरह से करें उनको पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। और क्या दूसरे देशों के अंदर आंतरिक प्रश्न नहीं होते, घरेलू हिंसा नहीं होती? तो क्या वहां आपस में खून खराबा नहीं होता है? तो हमारे यहां पर भी खून खराबा नहीं होना चाहिए किसी भी नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय के नाम पर, सूअर के नाम पर, किसी भी नाम पर। लेकिन जो हमारे आंतरिक चुनौतियां और प्रश्न हैं उनको हम आपस में मिल बैठ के सुलझाए, दुनिया में भारत की बदनामी ना फैलाए। तो फिर बात वहीं पर आ गई, न काले धन लाने के लिए कुछ काम करेंगे, बाबा रामदेव बाहर जवाब नहीं दे पा रहे, तो हो क्या रहा है? मैं आपका अपॉइंटमेंट करवा देता हूं प्रधानमंत्री जी से।
आप जोर लगाइए थोड़ा सा। चलिए, ये तो आपका एक जवाब है। दूसरा जवाब क्या हो रहा है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। क्या बोला? चलिए, अब आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं इसका। जी, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होके, इतने प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी होके, कभी आपको जीवन में क्या प्यार हुआ या प्यार का एहसास हुआ? प्यार तो मेरा इतना ज़्यादा है, ओह लबालब भरा हुआ हूँ, पूरा इतना प्रेम से भरा हुआ हूँ, इसीलिए तो सबके लिए काम करता हूँ। मैं आपके इंसानों पहलू की बात कर रहा हूँ। मानवीय पहलू, एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, क्या कभी आपको देखो, पहले मैंने विरोध में जवाब दिया, अब गंभीरता से। हम जो सन्यासी सेवा करते हैं, इसके पीछे हमारी भीतर की करुणा, हमारे भीतर का प्रेम, हमारे भीतर का वात्सल्य, तो वो जो प्रेम है वो करुणा में, वात्सल्य में, सेवा में, सद्भावना में, इसमें रूपांतरित हो जाता है। तो इसलिए उस तरह के प्रश्न हमारी लाइफ में कभी नहीं आए। हाँ, ये अलग बात है कि सन्यासी होने के बाद भी हमें भी बहुत लोगों ने, क्या कहते हैं, प्रपोज करना, क्या बोलते हैं, और कि दूसरे कि बाबा जी हमें आपसे प्यार हो गया है। अभी एक फंक्शन में था तो एक वो फिल्मी लड़के वो सामने आ गई, मैं दूर भागा वहाँ से। फिर ऐसे ही मैं अमेरिका में था तो वहाँ ऐसा एक प्रसंग आया, एक बहुत सभ्य सी दिखने वाली औरत जिसके करोड़ों रुपए के गहने पहन रखे होंगे, तो बोले बाबा जी मुझे थोड़ा ना आपसे एकांत में बात करनी है, लॉस एंजलिस की बात। तो मैंने सोचा कई बार लेडीज़ को कोई अपनी बीमारी का प्रश्न होता है, जैसे कोई, मैंने हो सकता तो मैं ऐसे 10 कदम थोड़ा दूर हटा, बोले बाबा जी मैं ना अपना सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा हमारा ट्रस्ट है, आप उसमें जो भी आपको करना हो कर दीजिए। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो अब हमको क्या बताइए, बोले मैं मतलब मैं फिर वो बोली तो फिर मैं अपना तन मन धन सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं तो चुपचाप वहाँ से खिसक ले। मैंने कहा मेरे पीए का नंबर है, तो मैं हमारे साथ एक अजय आर्य जी रहते हैं, तो मैंने उनका 9897079688 उनका नंबर दे दिया। उनको कम से कम 1000 फ़ोन किए होंगे बाद में उस औरत ने। हुई, मैंने कहा ये तो बड़ा भाई। मैं मुंबई में था तो वहाँ एक औरत आ गई, तो मेरे से बोली बाबा जी थोड़ा सा ऐसे बोले कि एकांत में बात करें। इसलिए मैंने टीवी पर एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा बाबाओं को औरतों से एकांत में नहीं मिलना चाहिए। मीन्स ऐसा मैं माताओं बहनों को बहुत गौरव देता हूँ, मैं तो माँ को धरती का भगवान कहता हूँ। लेकिन उसने फिर मेरे से प्रपोज किया, मुंबई में गया मैं। वहाँ क्या हुआ, मैंने कैंप किया, ये 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो मैं शिविर से निकलता था तो लोग ऐसे फूंक मारते थे, तो मेरे को 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया। तो मैंने बाद में पूछा सब लोग फूंक क्यों मारते हैं, तो बोले बाबा जी आपके फैन है। हमने तो फैन सुना था, जो पंखा हिलता है वो फैन होता है। फिर बोले आपको फ्लैंक किस करते हैं, हमको ये नहीं पता था किस क्या होता है, ये फ्लैंक किस क्या होता है। तो ये सब दुनिया में सब चलता होगा। आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अरे कोई थी नहीं ना, किसी से कोई प्रेम नहीं हुआ कभी भी। ऐसा है ना, अभी गर्लफ्रेंड फ्रेंड होती ना तो इन बाबाओं की तरह, जैसे बहुत से बाबा अभी जेल में है ना, बाबा रामदेव भी वही होता। नहीं, बचपन में कोई रही हो अरे जिसको आप बचपन देखते हो? में 15 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया। उस समय तो हम गांव में पैदा हुए, हमको तो ये नहीं पता था। बाद अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। मैंने एक दिन सच में अभी 8-10 दिन पहले एक बार पूछा, मैंने कहा गर्लफ्रेंड होती क्या है, तो बोले जी 2 बच्चे आपस में प्यार से बात करने लगते हैं वो गर्लफ्रेंड होती है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना जरूरी होता है? बोले नहीं, वो यदि बात आगे बढ़ जाए तो शादी हो जाती है, नहीं तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं। हमको यही नहीं पता है ये गर्लफ्रेंड फिर होती है तो फिर वो लड़की वाला जो लड़का प्यार करता है वो क्या होता है, बॉयफ्रेंड होता है। तो गर्लफ्रेंड क्यों बोलते हैं फिर, अभी तक भी हमको नहीं पता। अब आप हमको ये पूछते हो कि ये कभी हुआ क्या। अब हम जब इनको शब्दों का ही नहीं पता तो हमको ये क्या पता है कि क्या होता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी ऐसा भाव आता है कि एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए? किसी के मन में कुछ भी आता हो, हमारे मन में कभी नहीं आता कि हमारा किसी स्त्री के साथ में शरीर संबंध होना चाहिए एकदम, चाहे कौन से टेस्ट होता हो, वो एक टेस्ट होता है ना। नहीं, वो शारीरिक संबंध वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार हो, बच्चा हो। कभी कोई परिवार कोई बच्चा कभी करने की इच्छा ही नहीं, कभी, और ना कभी होगी। हाँ, कुछ लोग बुढ़ापे में बिगड़ जाते, हमारी नहीं होगी। इसको आप बिगड़ना क्यों कहते हैं? अरे भैया जो रहो पूरे होकर के रहो ना। साधु बने हो तो पूरे साधु बनो, गृहस्थी बने तो पूरे बनो। ये बीच में लटकते क्यों रहते हो, जैसे हमारे कुछ नेता लटक रहे हैं, कुछ अभिनेता लटक रहे हैं। क्या बाबा पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, जैसा पहले एक बार उन्होंने कहा था, एक विकल्प के तौर पे?
एक आदर्श राजनीतिक विकल्प देश में होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी उस स्टैंड पर मैं कायम हूं और हमने विकल्प की अपेक्षा आदरणीय मोदी जी से अब की है। अब ये जब हम तो अपने हाथों से अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके, आदमी को दो ही चीजों की इच्छा होती है जिंदगी में, पैसा और प्रतिष्ठा। हमने पैसा को, प्रतिष्ठा को, सब कुछ को, अपने जीवन को दांव पर लगा के किसी को काम को किया, तो हमारी तो ये दिल से आत्मा से इच्छा है कि मोदी जी कामयाब हो। नहीं, मेरा सवाल कामयाब तो यदि नहीं हुए तो क्या नहीं फिर हुए नहीं, तो क्योंकि ये तो- लोगों ने आप पे विश्वास ये तो एक रख बहुत के, बड़ी बात होगी नहीं, ना। आप पे विश्वास रख के लोगों ने उनको मतदान किया है, उनको आप ले आए हो। ऐसा नहीं कि चाणक्य ही सिर्फ किसी चंद्रगुप्त को लाएगा, परशुराम भी हुए इस धरती पे जिन्होंने परशु भी उठाया, तो क्या परशुराम बनोगे? अभी तो रामदेव से बहुत तकलीफ हो रही है, अब परशुराम बना रहे हो। क्या आप अपने आप को भारत रत्न के रूप में देखते हैं आगे? मैं जन्मजात भारत रत्न हूँ, मुझे किसी से पुरस्कार की क्या जरूरत है? पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं जन्मजात भारत रत्न हूँ और नोबेल पुरस्कार पाने वालों से मैं ज़्यादा कामयाब आदमी हूँ। अपनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए। कोई एक बीमारी को ठीक कर दे ना तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। मैंने थायराइड क्योर किया है, बीपी क्योर किया है, जो वर्ल्ड में इनक्योरेबल डिजीज है, हेपेटाइटिस क्योर किया, अर्थराइटिस और कैंसर तक क्योर किया मैंने। मेरे पर पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। लेकिन ना हम इसके लिए लॉबिंग करेंगे, ना कोई पुरस्कार की इच्छा है। सन्यासी को आदर और निरादर दोनों में सम रहना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे रैपिड फायर देखना है बाबा रामदेव 5 में से कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। आपके अच्छे दिन कब थे? जब आप योग सिखाया करते थे या अब जब आप योगी कम और व्यापारी ज्यादा लगते हैं? ज्यादा अच्छा नेता कौन, अरविंद केजरीवाल या लालू यादव? आपको ज्यादा खुशी भविष्य में कब होगी? सफल बिजनेस साम्राज्य बनाएं या एक सफल राजनीतिक दल बनाएं? और ये दौर है रैपिड फायर का। 5 सवाल, 5 में से आपको जवाब देने में आपको हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा। उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। आपको लगे कि सवाल भारी पड़ रहा है, आप उसको पास कर सकते हैं, ये इसमें एक अच्छी बात है। और 5 में से 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट आपके लिए है एबीपी न्यूज की तरफ से। तो आप तैयार हैं? पूरी तरह से। तो आपके अच्छे दिन कब थे? जब आप योग सिखाया करते थे, दिव्य फार्मेसी की तरफ से मुफ्त दवाइयां बांटा करते थे, या अब जब आप योगी कम और व्यापारी ज़्यादा लगते हैं, 5,000 को 20,000 करोड़ कैसे बनाऊंगा, इसके बारे में बात करते हैं। व्यापारी नहीं, उपकारी हूँ। कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे तब भी अच्छे दिन थे, मेरे आज भी अच्छे दिन हैं और मैं इस देश के अच्छे दिन लाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। दोनों में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? तो वो भी दिन अच्छे थे, ये भी दिन अच्छे। तो जिस तरीके से सवाल बना हुआ है, अब आप इस सवाल को छोड़ना चाहते हैं। चलिए, आपने सवाल छोड़ दिया, एक सवाल तो गया आपका। दूसरा सवाल, ज्यादा अच्छा नेता कौन, अरविंद केजरीवाल या लालू यादव? आप बड़े जोर से प्रश्न घड़ के लाए हो। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन? लगता है मुझे गिफ्ट मिलेगा नहीं आज। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे नेता का टैग लगाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और लालू यादव जी के ऊपर जो गलत टैग लगा है उसको हटाना बाकी है। इसलिए रामदेव का उत्तर देना बाकी है। सवाल पास कर दिया आपने। अब सवाल पास, रामदेव फेल। रामदेव तो कभी फेल हुआ नहीं। चलिए, अब इसमें हम अरविंद केजरीवाल और लालू जी को पास हो रहे हो, उसमें मुझे क्यों फेल करते हो? चलिए ठीक है, इसका जवाब आप छोड़ रहे हैं। खरा योग कौन सा है, पतंजलि योग या मुंगेर योग, जो मुंगेर में सिखाया जाता है? खरा योग दोनों में से एक चुनना है आपको। पतंजलि योग है, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी ने मुंगेर योग नहीं कहा, उन्होंने आर्ष योग का, ऋषियों का योग। तो पतंजलि योग को ही मुंगेर वाले मानते हैं, इसलिए पतंजलि योग खरा है। एक सवाल का जवाब आपने दिया 3 में से। 2 सवाल और हैं जी।
आपको ज्यादा खुशी भविष्य में कब होगी? सफल बिजनेस साम्राज्य बनाएं या एक सफल राजनीतिक दल बनाएं? राजनीतिक दल बनाना तो मेरा मकसद नहीं है। बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करके उसे सेवा का एक इतिहास बनाओ, साधना का एक इतिहास बनाओ। तो जवाब के कुछ कुछ करीब हैं आप ये। आखिरी सवाल है, क्या आप अभी भी, चूंकि आप योगा करते रहे हैं, सिखाते रहे हैं, नौली कर सकते हैं? जब आप शुरू में बचपन में नौली लगाते थे, मुझे लोगों ने बताया कि इतनी बढ़िया नौली और कोई लगा ही नहीं पाता था। अगर आप वो लगा देते हैं तो ये गिफ्ट है आपका। आप मेरे को रिश्वत दे रहे हो? जी बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गिफ्ट है आपका, ये गिफ्ट आपका है। थैंक यू। तो ये गिफ्ट आपका हो गया फिर। धन्यवाद दीवान, बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी मेहनत करा करके गिफ्ट तो दे ही दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थे बाबा रामदेव। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।